नमस्कार। साहित्य कला और संस्कृति की पहली ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ताना बाना का ये 50वां अंक है। 50 अंकों के इस सफर में हमने साहित्य कला और संस्कृति के उन प्रश्नों और उन चिंताओं को उठाने की कोशिश की है जो कि मौजूदा समय की अनिवार्य जरूरत है। इस काम में हम कितना कामयाब हो पा रहे हैं, इसका आकलन आप पर छोड़ते हुए पेश है आज का ताना बाना। ताना बाना में आज आप देखेंगे इतनी लोकप्रिय क्यों हो रही है उर्दू, इस मुद्दे पर एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं मशहूर शायर फरहत एहसास, खुशबीर सिंह शाद और जाने माने टीवी एंकर और दास्तान गो दारेन शाहिदी। वरिष्ठ कवि अशोक वाजपेयी आज दूसरी आवाज में हिंदी के अग्रगामी मध्य वर्ग के पतन की वजह से हिंदी भाषा पर पड़ रहे प्रभावों पर बात करेंगे। सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार ज्ञान चतुर्वेदी का आहा ग्राम्य जीवन और बेचारे किसान पर व्यंग स्तंभ ना काहू से बैर में होगा और अंत में कनाडा की शायरा सीमा नकवी की गजलें। उर्दू फिर से लोकप्रिय हो रही है। उर्दू में खूब लिखा जा रहा है, लोग खूब देख पढ़ रहे हैं। आखिर अचानक ऐसा क्यों हुआ कि लोग उर्दू पर फिदा होने लगे हैं? उर्दू को हाशिए पर फेंकने और हिंदुस्तान से बेदखल करने की साजिशें क्यों नाकाम हो रही हैं? क्यों अंग्रेजी के बोलबाले के बीच उर्दू जलवा फरोश हो रही है? आज की बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो मशहूर शायर फरहत एहसास और खुशबीर सिंह शाद और इसके अलावा जाने माने एंकर दारेन शाहिदी जो कि एक मशहूर दास्तान गो भी हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। ताना बाना में आप सबका स्वागत है। फरहत, आपसे पहला सवाल है कि ऐसे समय में जब भाषाओं को अब बचाना अपने आप में एक बड़ा मुश्किल काम हो गया है, एक तरफ बाजार खास तरह की भाषाओं को आगे बढ़ा रहा है, अंग्रेजी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, हिंदी को बढ़ावा मिल रहा है, ऐसे में जहां उर्दू को बढ़ावा देने वाली कोई ताकत नहीं है, आखिरकार उर्दू कैसे बढ़ रही है? ये तो आपने जो मौजू रखा है ना, ये तो अपने आप में बहुत दिलचस्प है कि ये अचानक पिछले 10-15-12 साल वर्षों में उर्दू खासतौर पे गज़ल की शायरी को बहुत बढ़ावा मिला है। और ये जैसे हम देखते हैं कि पिछले मतलब हम पार्टीशन के ज़माने से पहले देखें तो उर्दू एक तरह की लिंगुआ फ्रैंका थी। हिंदुस्तान के सारे इलाकों में उर्दू बोली समझी जाती थी और लाखों रुपए की पब्लिशिंग इंडस्ट्री थी। सारे मज़हब की किताबें उर्दू में पढ़ी जाती थी। ख़ास तौर पे नवल किशोर प्रेस जो है उसने जो किताबें छापी हैं उसमें सारे हिंदू टेक्स्ट जितने हैं और क्रिश्चियन बाइबल उर्दू में पढ़ते थे लोग। और ये सारा मतलब सिख मज़हब का अदब और ये सारी, अब ये पार्टीशन ने सब तबाह कर दिया। पार्टीशन का सबसे बड़ा नुकसान उर्दू को हुआ कि उर्दू एक बहुत ताकतवर ट्रेडिशन बन रही थी। वो तर्जुमे हो रहे थे किताबों के और एक इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज प्रोज जो है वो बन रही थी, तैयार हो रही थी। उसमें फिलॉसफी पे और साइकोलॉजी पे और इकोनॉमिक्स पे इन सारे सब्जेक्ट पे किताबें तैयार हो रही थी। और ये बंटवारा जो हुआ तो इसने ये ब्रेक कर दिया इसको। और उसके बाद जो एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ खासतौर पे यूपी और बिहार में कि ये कहा गया कि ये पार्टीशन जो हुआ है इसमें उर्दू भी इसकी जिम्मेदार है, इसलिए कि अब्दुल हक जो बाबाए उर्दू कहलाते हैं उन्होंने ये बयान दिया कि उर्दू भी शामिल है पाकिस्तान बनवाने में। और जो करारदाद पाकिस्तान थी जो उसमें उर्दू को मुसलमानों की पहचान बताया गया था। जी फरहत साहब, अभी आपने कहा कि पिछले 10-12 सालों में कुछ ऐसा हुआ है, वो क्या हुआ है?
तो यही हुआ है कि मतलब आज़ादी के बाद से 10-15 साल तक तो बिल्कुल यूपी बिहार में बिल्कुल न तालीम हो रही थी उर्दू की, और न कोई बोल रहा था, बल्कि उसके खिलाफ सेंटिमेंट था। तो वो 10-15-20 साल ऐसे ही गुजर गए। लेकिन ये जो ज़बान है वो क्योंकि इसमें सारे मज़हब के लोग शामिल रहे हैं इसको बनाने में और इसको आगे ले जाने में, तो ये एक पहले तो ये हुआ कि ये उर्दू गज़ल की शायरी हिंदी में छपनी शुरू हुई, और ये राजकमल ने और वाड़ी ने और इस तरह के जितने इदारे थे, इन्होंने बड़े पैमाने पे ये नासिर काज़मी को और शकीब जलाली को, फैज़ को, इस तरह के सारे शायर जो हैं इनको बड़े पैमाने पे छापा गया। प्रकाश पंडित एक साहब हुआ करते थे आज से 25 साल 30 साल पहले, उन्होंने स्टार पॉकेट बुक और हिंद पॉकेट बुक दो उन्होंने ₹1-1 में सस्ती किताबें छाप के और सारे पाकिस्तान की गजल और हिंदुस्तान के नए मेरी एक गुजारिश है, थोड़ा वक्त सीमित रहता है। मैं चाहता हूँ ये जो अभी एकदम से ताजा उभार आया है उर्दू के प्रति इतना लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, उसकी क्या वजह? ये बैकग्राउंड थोड़ी जरूरी इसलिए थी कि जो ये गैप हुआ है, तो यहाँ से ये जो किताबें छप के आई हिंदी में, इससे लोगों को महसूस हुआ कि कविता क्या होती है, शायरी जिसे कहते हैं, उसकी फीलिंग क्या है। गजल की शायरी जो है उसमें चंद लफ्जों में इतनी शार्पनेस के साथ किसी भी बात को पिन पॉइंटेडली फोकस्ड वे में कहना, ये सिर्फ गजल के शायरी से मुमकिन है। और उसमें जो एस्थेटिक्स उसकी होती है और उसमें जो एक कोटेबिलिटी होती है उस शेर में, तो ये ऐसी चीज़ थी जिसने अपने आप को धीरे धीरे मनवाया दूसरों से कि ये जो शायरी है इसमें हम अपने आप को बयान कर सकते हैं। ये एक ऐसा इम्कान पैदा हुआ जिसने एक जगह बनाई उर्दू के लिए। दूसरे ज़बान जो होती है वो आवाज़ होती है, लफ्ज़ जो हैं वो आवाज़ है, और आवाज़ों में अपनी एक कशिश होती है। तो उर्दू में जो शीन है, काफ, फे, खा, गा, ये आवाज़ें जो हैं दूसरी आवाज़ों के साथ मिलके एक अजीब सी जादुई कशिश पैदा करती है। तो असल जो कशिश है उर्दू, जिसको अपने आप की दूसरों को अपने तरफ खींच रही है, दूसरे इसकी तरफ आ रहे हैं, वो बुनियादी तौर पर आवाज़ों की कशिश है जी। लफ्ज़ों, अभी लोग जो हैं वो लफ्ज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं जानते, बहुत महदूद दायरा है उनका, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं कि इन लफ्ज़ों को हासिल किया जाए और इनमें शेर कहा जाए। जी, तो दारिन साहब, मैं आपसे अब ये समझना चाहता हूँ, ये तो शायरी की जो मकबूलियत है उसका मामला हो गया, जो और दूसरी चीज़ें इस बीच में हुई हैं, जैसे मैंने ये देखा है कि जो पाकिस्तान के धारावाहिक हैं, सीरियल्स हैं, वो एकदम से लोगों में लोकप्रिय हो गए और उन धारावाहिकों की वजह से लोगों की रुचि, दिलचस्पी उर्दू भाषा में बढ़ गई। और इसी तरह से अगर एक और फिनोमेना को लें, सोशल मीडिया, जिसने एक पूरी तरह से रास्ता खोल दिया किसी भी भाषा के लिए कि वो अगर उसमें अंदरूनी ताकत है तो वो लोगों तक पहुंच के उन्हें मुतासिर कर सकती है। आप क्या देखते हैं, ये भी इस जो उर्दू में जो नया दौर दिख रहा है उसके लिए ये प्रवृत्तियां कितनी जिम्मेदार? जी, बहुत दिलचस्प टॉपिक है, और फरहत एहसास साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि बहुत सारे रीजंस होते हैं भाषा के डेवलपमेंट के लिए, और उर्दू के साथ भी यही हुआ है। मैं ज्यादा डिटेल में न जाते हुए मैं सीधे सीधे टॉपिक पे आता हूं और आजादी के बाद की बात करता हूं। आजादी के बाद की जो आप फिल्में देखेंगे उसमें डायलॉग्स, गजल, गाने, वो सब ज्यादातर उर्दू में है। एक दौर ऐसा आया कि उर्दू फिल्मों से और गानों से गायब होने लगी,
उस दौरान आपने बिल्कुल सही जिक्र किया कि पाकिस्तानी सीरियल्स ने उसको फिल कर दिया, उस गैप को। और उसके बाद एक बार फिर से एक रिवॉल्यूशन जैसा आया, जिसे आपने सोशल मीडिया कहा, और उसमें ये हुआ कि आम लोगों तक, आम लोगों के हाथों में ये चीज पहुंच गई, और उर्दू लगातार आप देख रहे हैं कि अब फैशन में आ रही है, पॉपुलर हो रही है। मेरा ये मानना है कि जबान, उर्दू जबान खास तौर से, वो कभी भी हाशिए पर गई ही नहीं थी। कोर्ट लैंग्वेज फारसी रही, उसके बाद अंग्रेजों की हुकूमत आई, अंग्रेजों ने उसको अंग्रेजी कर दिया, लेकिन फारसी से उर्दू तक आते आते बहुत लंबा सफर तय हुआ। और उर्दू जो है एक तरह से समझ लीजिए कि कोर्ट की जबान बन गई, या आप कहें फ्यूडल लैंग्वेज बन गई, एलिट्स की जबान रही, दिल्ली उर्दू की जबान रही, और लखनऊ की जबान रही, तो और एंटरटेनमेंट की जबान तो खैर रही ही। इन सभी वजहों से उर्दू को आपने कभी मरते हुए नहीं देखा होगा। आपने ये महसूस जरूर किया होगा कि उर्दू लिखने वाले या पढ़ने वाले कम होते जा रहे हैं, लेकिन बोलने वालों में कभी कोई कमी नहीं आई। आप जब थोड़ा सोफिस्टिकेटेड बनना चाहते हैं, औपचारिक होना चाहते हैं, या अदब से बात करना चाहते हैं, तो उर्दू बोलते हैं। आप किसी के सामने थोड़ा सा अपने आप को क्लास की अगर बात करें, वो अगर आप दिखाना चाहते हैं, तो आप उर्दू के एक दो शब्द इस्तेमाल करके आप समझते हैं कि यहाँ इस महफिल में मेरी जो है वो बड़ी पूछ हो गई। गजल के शेर आपने कहीं पे गुनगुना दिए या किसी से कह दिया, तो आपको लगता है कि आपने उस जगह पे एक अलग पहचान बना ली। तो उर्दू के साथ ये चीज जो है वो बिल्कुल जुड़ी हुई है कि अगर आपको सोफिस्टिकेटेड दिखाना है अपने आप को आपको लगता है कि थोड़े मैनर्स आपके अंदर हैं, तो आप लोग उर्दू बोलते हैं। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि ये जबान जो है हमेशा से एसोसिएटेड रही है एक सोफिस्टिकेटेड रिफाइंडनेस के साथ। जी। और वो चीज बीच में जो है, जब पॉपुलर फिल्में आई थी, तो वो खत्म होती हुई नजर आ रही थी। मैं मानता हूं कि किसी भी भाषा को जिंदा रखने के लिए या पॉपुलर रखने के लिए, जो पॉपुलर कल्चर है और जो पॉपुलर कल्चर की चीजें हैं, वो बड़ी अहमियत रखती हैं। हमारे यहाँ आप उसको क्या मानेंगे? फिल्म मानेंगे, फिल्मी गाने मानेंगे। फिल्म और फिल्मी गाने जो है वो उसमें से उर्दू गायब होने लगी थी, लेकिन उसकी जगह पाकिस्तानी सीरियल्स ने लिया, और वो भारतीय जनमानस में उर्दू जो है उसी तरह छाई रही जैसी कि आजादी के बाद से फिल्मों के जरिए छाई रही थी, गजलों के जरिए छाई रही। और बिल्कुल सही जिक्र किया, देवनागरी में जो छापने का सिलसिला शुरू हुआ, राजकमल प्रकाशन ने किया या प्रकाश पंडित साहब ने किया, फरहत एहसास साहब ने इसका जिक्र किया, बिल्कुल सही जिक्र है। लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा, आज उर्दू फैशनेबल है। पहली बात तो ये हो गई कि उर्दू कभी खत्म ही नहीं हुई, कभी मरी ही नहीं, वो जनमानस में हमेशा छाई रही। आज एक बार फिर से जो आप उसका उरूज देख रहे हैं, वो इसलिए देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में जो लोग हैं वो उर्दू पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, उर्दू में बोलना चाहते हैं, उर्दू के शेर कोट करना चाहते हैं। गलत सलत जो है गालिब के नाम से मंसूब करके शेर डाल दिए जाते हैं, लेकिन शेरो शायरी जारी है, ठीक है। और हिंदी कविता में भी उर्दू लफ्ज का इस्तेमाल जो है वो जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जो है अट्रैक्टेड रहे हैं उर्दू को लेकर के, जैसा फरहत एहसास साहब ने कहा कि साउंड है, इसका ध्वनि है, लय है, उससे अट्रैक्ट होते हैं। और दूसरी बात यह है कि यूनिवर्सलिटी है इसके अंदर, जो बाकी किसी लैंग्वेज में, अंग्रेजी के अलावा, अगर हिंदुस्तान की बात करें तो अंग्रेजी के अलावा बाकी किसी लैंग्वेज में इस तरह की यूनिवर्सलिटी नजर नहीं आती है। हिंदी में भी नजर नहीं आती है, क्योंकि आपने बहुत कम ऐसे लोगों को देखा होगा, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे
अपने आप को हिंदी वाले की तरह प्रोजेक्ट करके फैशन में आना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर मैं ये ट्रेंड देख रहा हूं कि उर्दू के जितने हैंडल्स हैं, उर्दू को प्रमोट करने के लिए जितने हैंडल्स हैं, या उर्दू बोलकर इम्प्रेस करने के लिए करने वाले जितने हैंडल्स हैं, उतने हिंदी के नहीं हैं या दूसरी किसी भाषा, भारतीय भाषा के नहीं हैं। तो ये बड़ा मेरा ख्याल है कि उर्दू वालों को इससे खुश होना चाहिए, बजाय इसके कि ये कहें कि उर्दू खत्म हो जाएगी, उर्दू का मुस्तकबिल नहीं है, उर्दू के का नाम लेवा कोई नहीं बचेगा, और चूंकि स्क्रिप्ट खत्म हो रही है, पढ़ने लिखने वाले लोग कम हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं, मैं समझता हूं कि ये काफी एनकरेजिंग साइंस है। सोशल मीडिया ने एक तरह से एक नया रेवोल्यूशन लाया है और एक तरह से हमारे सामने एक नई चीज पेश की है, एक रेवोल्यूशन है हमारे लिए कि उर्दू के इतने चाहने वाले हैं कि इतने सारे हैंडल्स हैं। 22-22, 23-23 साल के बच्चे, लड़के लड़कियां इंस्टाग्राम के क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो सिर्फ उर्दू भाषा को लेकर के ही उसको ही टूल बना करके लगातार आगे बढ़ रहे हैं और उन हैंडल्स को बड़ी पॉपुलैरिटी मिल रही है। जी बिल्कुल। तो शाह साहब, ये एक देखिए, उर्दू भाषा कभी हाशिए पर नहीं गई, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसे हाशिए पर ढकेलने की कम कोशिशें हुई हों, ये भी नहीं है। पूरी कोशिश की गई कि उसे धीरे धीरे हाशिए पर ढकेल दिया जाए। और हमने एक बीच में एक ऐसा दौर भी देखा जो उर्दू की गूंज उसमें कम हो गई थी, लेकिन ये एक नया दौर आया और इसमें हम उसको खिलखिलाते हुए देख रहे हैं पूरे। मतलब अगर हम ये देखें कि बहुत सारे हिंदी में लिखने वाले शायरी कर रहे हैं उर्दू में, तो ये उर्दू की पहुंच, उर्दू का आकर्षण, कशिश, ये सारी चीजें लेकर वहां तक चली गई है उर्दू, और इसलिए उसमें ये नए किस्म का उभार देख रहे हैं हम लोग। जी, इस बड़ी खुशखबर सी बात है कि आज हम लोग ये बात कर रहे हैं कि उर्दू इतनी लोकप्रिय क्यों हो रही है, वरना आज तक तो ये हो रहा था कि बड़ी मजलूम जबान है और उर्दू पे बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी सियासत हो रही है और इसको एक वर्ग विशेष की जबान जो है उसको प्रोजेक्ट किया जाता था। और इसमें मुझे लगता है कि उर्दू वालों का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें। उर्दू का नुकसान करने में उर्दू वालों का भी बहुत, जिन्होंने इसको रोजी रोटी बनाया और उर्दू की रोटियां सेकी, मैं कहूँगा, उसका फायदा उठाया, और उन्होंने उर्दू को पनपने नहीं दिया अपने मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए। लेकिन जाहिर है कि बहुत दिन तक ये सिलसिला नहीं चलता। और जैसे फरज साहब ने कहा कि हिंदी स्क्रिप्ट में पहले भी छपती थी, हमने भी वो हिंद समाचार में जो हिंद पॉकेट बुक्स की प्रकाश पंडित की किताबें छपती थी 1 रुपए वाली, वही पढ़ के शायरी सीखी, वहीं से शौक लगा। लेकिन उस जमाने में इतना नहीं था जितना आजकल हो रहा है। और दूसरी बात है जो सोशल मीडिया ने ये तो एक इनकलाब लेके आया, शायरी को घर घर तक पहुंचाया। और उसके बाद जो ये नई नस्ल जो इससे मुतासिर हुई है, उसमें मैं बहुत बड़ा जो एक शख्स आपके सामने बैठे हैं, फरहत एहसास, इनका बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने कई नौजवानों को मतलब इन्होंने शायर बना दिया, और ये मतलब एक 10-20 नहीं, सैकड़ों की तादाद में नौजवान ऐसे हैं जो 20-25 साल की उम्र में आज बाकायदा उर्दू स्क्रिप्ट सीख के, मैंने भी जब शायरी शुरू की थी तो मुझे उर्दू स्क्रिप्ट नहीं आती थी, और 40 साल की उम्र में मैंने उर्दू स्क्रिप्ट सीखी थी, और इस बात पे मैं बड़ा इतराया फिरता था कि मैंने 40 साल की उम्र में उर्दू सीखी है। आज तो 20-20 साल के बच्चे उर्दू स्क्रिप्ट सीख के और बाकायदा उर्दू सीख के और शेर कह रहे हैं। तो ये इनकलाब तो आया है, और इसमें तो मैं फरद भाई को इसका पायनियर मानता हूँ कि जिन्होंने लोगों को, बच्चों को इतना गाइड करके यहाँ तक पहुंचाया जी। और दूसरी बात है जो सोशल मीडिया का रोल है, आप देखिए ना, जॉन इलिया मरने के 10 साल बाद अचानक जिंदा हो गया और हिंदुस्तान में बच्चों का हीरो बन गया। अब हर लड़का यहाँ जॉन इलिया बनना चाहता है। तो ये सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद जो हिंदी रसूल खत में किताबें छप रही हैं, उसका बहुत बड़ा रोल है, और जो उनको प्रोत्साहन मिल रहा है फरहत एहसास जैसे लीडर से, ये बहुत बड़ी बात जी। तो फराज साहब, क्या इसमें एक वजह ये भी है कि ये जो स्क्रिप्ट का मसला था, लिपि का मसला था, वो अब उतना उसमें आग्रह नहीं है लोगों को। उन्हें उर्दू भाषा में मजा आता है, उसका साउंड जैसा आपने कहा बहुत ही आकर्षित करता है, उसमें अपनी कशिश है, खींचती है वो, तो वो उसकी तरफ जा रहे हैं। स्क्रिप्ट का मसला नहीं है,
क्योंकि हर आदमी उर्दू की स्क्रिप्ट सीखे और पढ़े और फिर लिखे, ये थोड़ा सा मुश्किल मसला हो जाता है। लेकिन यहाँ तक क्योंकि ये आसानी हो गई है कि आपको देवनागरी में ये सारी चीजें मिल रही हैं, इसलिए वो उर्दू आसानी से लोग उसको ग्रहण कर रहे हैं, उसको अपना रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि स्क्रिप्ट जो है वो बहुत बड़ा मसला कम अज़ कम हमारे लिए नहीं है, लेकिन बाद लोगों के लिए है। बाद लोग जो ट्रेडिशनल ओनर्स हैं उर्दू ज़बान के, असल में मसला, कई मसले इस वक्त पैदा हो रहे हैं। एक साइकोलॉजी, सोशोलॉजिकल और डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है, और उर्दू की ओनरशिप का मसला भी पैदा हुआ है कि उर्दू वाला कौन है। तो ये जहाँ तक स्क्रिप्ट का मामला है, तो स्क्रिप्ट तो भाई, जैसे हम हिंदी में किताबें छाप रहे हैं, रेखला बुक्स की किताबें छाप रहे हैं पिछले 10 साल से, तो अब ज़बान तो आवाज़ है ना, अब उसको हम देवनागरी की शक्ल में छाप रहे हैं, तो आवाज़ तो कहीं नहीं जा रही, आवाज़ तो वैसे ही। अच्छा, देवनागरी में ज़्यादा बेहतर तरीके से छाप सकते हैं हम, मतलब बहुत सी आवाज़ें जो हैं उनको उर्दू स्क्रिप्ट में, छोटी आवाज़ें जो हैं, शॉर्ट वावेल साउंड्स जो हैं, उनको हम उर्दू में इस हालत में, जिस हालत में ये स्क्रिप्ट है, उसमें अदा नहीं कर सकते। तो इस लिहाज से उर्दू स्क्रिप्ट जो है वो परफेक्ट स्क्रिप्ट नहीं है। देवनागरी स्क्रिप्ट जो है उसमें आप छोटी जो मात्राएं हैं उनको आसानी से बिल्कुल एग्जैक्टनेस के साथ जाहिर कर सकते हैं। तो ये हम छाप रहे हैं किताबें, और ये भी है कि जिन लोगों को, हम ये नहीं कहते कि उर्दू स्क्रिप्ट नहीं होनी चाहिए, जो पढ़ना चाहे पढ़े, और पढ़ रहे हैं लोग, स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी इसरार नहीं होना चाहिए कि इसको दूसरी किसी देवनागरी में न छापा जाए। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा लोग उर्दू को की तरफ आ रहे हैं, सिवाय इसके कि पहले स्क्रिप्ट सीखें फिर उर्दू पढ़ें, तो इसमें एक बहुत तवील रास्ता हो जाता है, उसके बजाय हम सीधे देवनागरी में पढ़ लें। दूसरी बात यह है कि ये सोशल मीडिया का जो मामला है वो भी एक सोचने की तरफ ले जाता है हमको। तो हम अभी जो बात कर रहे थे कि उर्दू वाला कौन है, तो अब हम देखते हैं कि पिछले 20-25 सालों में, जैसे शाह साहब ने कहा कि सियासत बहुत हुई उर्दू की साहब गवर्नमेंट जो है वो मदद नहीं दे रही है और आंखें चुरा रही है उसको आगे बढ़ाने से। तो ये तो हुआ शुरू में, हैंगओवर जो था पार्टीशन का, उसकी वजह से उर्दू के खिलाफ एक सेंटिमेंट तो पैदा हुआ था। लेकिन अब होता ये है कि आपको अपने घरों में उर्दू को बसाने में क्या परेशानी हो सकती है। तो जो हमारे रिवायती जो अपने आप को उर्दू वाला कहते थे, उन्होंने बड़ी बेवफाई की अपनी ज़बान के साथ, उन्होंने उर्दू को अपने घरों से निकाल दिया। यहाँ पर कोई हुकूमत नहीं कह रही थी कि आप उर्दू अपने बच्चों को ना पढ़ाइए, तो सिर्फ इस वजह से कि अपने बच्चों का रोशन मुस्तकबिल इंश्योर करने के लिए आपने अंग्रेज़ी और हिंदी, क्योंकि हिंदी पढ़ानी भी ज़रूरी है, अंग्रेज़ी पढ़ानी ज़रूरी है, तो उर्दू को खामोशी के साथ खारिज कर दिया अपनी ज़िंदगी से। और दूसरी तरफ मातम भी हो रहा है कि उर्दू ख़त्म हो रही है। ख़त्म नहीं हो रही उर्दू को ओन करने वाले दूसरे लोग आ रहे हैं, और आप देखिए कि हर जगह अभी यहाँ लखनऊ में 8-10 आदमी हैं, सब पंडित हैं, अभिषेक शुक्ला, मनीष शुक्ला और मिश्रा और पांडे और नानी, मतलब सारे लोग। बल्कि हम अभी मजाक में कहते हैं कि ये यहाँ भी मंडल तहरीक शुरू हो जाएगी उर्दू के खिलाफ भी, किताब ये सब पंडित जो हैं कब्जा कर रहे हैं। तो हुआ क्या है कि कुछ सोशल मीडिया से कुछ हमने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया है जश्न रेख्ता से पिछले 10 बरसों में, और जिस तरह से हमारे यहाँ आते हैं लोग,
तो हम अक्सर बैठ के सुनते रहते हैं कि नौजवान लड़के जो हैं क्या कह रहे हैं। तो अब एक जगह बैठे हुए थे कुछ लोग, तो वो फोन पे एक बात हो रही थी कि जस्ट कम वेरी सून, हियर समथिंग वेरी वंडरफुल इज हैपनिंग हियर। तो अब वो कहीं कोई कव्वाली हो रही थी या कुछ प्रोग्राम हो रहा था, तो वो बिल्कुल डेलीरियम, मतलब एक एक्सटेसी की हालत में वो वहाँ थे। और तो उससे लग रहा था कि ये लोग जो हैं वो इस ज़बान को उसकी तहों में उतरने की कोशिश कर रहे हैं, और ये उनके लिए अवेलेबल है हिंदी स्क्रिप्ट में। तो ये एक अच्छी बात है कि उनको अंदर से कहीं उनके किसी नर्म जज्बे को और किसी बहुत खाली जगह को रोशनी से और खूबसूरती से भर रही है ये ज़बान, खासतौर पर शायरी इसकी। दूसरी बात ये है सोशल मीडिया पे जिस बड़े पैमाने पे आप देखेंगे लोग नौजवान, तो एक मसला उसमें ये है कि लोग पूरी ज़बान नहीं सीख रहे हैं, उनके अल्फाज सीख रहे हैं। मतलब कुछ अल्फाज जो हैं, जैसे कुन है एक लफ्ज़, तो कुन माने हो जा। अब कुन लफ्ज़ है और इस तरह के उदासी के लफ्ज़ है, तो हर नौजवान जो है उदास है। और उसमें जॉन एलिया जो है उनकी एंटी लाइफ शायरी जो है, बेकार नौजवान जो है वो इधर मैं खून बनना चाहता हूँ, तो वो उसकी नकल करते हैं कि छोटे छोटे जॉन एलिया बहुत से हो गए कि वो जब तक बेरोजगार रहते हैं तब तक जॉन एलिया के वो रहते हैं, फैन रहते हैं। उसके बाद जहाँ नौकरी मिल जाती है वहाँ जॉन एलिया के छोड़ देते। तो एक फिनोमेनन भी है। तो ज़बान लफ्ज़ जो हैं उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसीलिए नस्र जो है ना, प्रोज नहीं है। प्रोज को नए ये जो नौजवान जो हैं वो सिर्फ शायरी की हद तक, इसलिए कि शायरी में कुछ पैटर्न्स होते हैं, उन पैटर्न को, और सहीन लोग हैं ये, जो बहुत सहीन लोग हैं, आईटी के लोग हैं, इंजीनियर्स हैं और डॉक्टर्स हैं, सारे नए प्रोफेशनल्स हैं, ये लोग आ रहे हैं। तो बहुत ब्रिलियंट लोग आ रहे हैं उर्दू की तरफ। तो वो पैटर्न सीख लेते हैं, उसी पैटर्न पर उसको रेप्लिकेट कर देते हैं, वो शायरी करते हैं। लफ्ज़ हाँ, हम जैसे लोग भी यही कर रहे हैं। दारिन साहब, लेकिन ज़बान, पूरी ज़बान जो है, जो किसी भी ज़बान को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। मतलब उर्दू बनी है अपभ्रंश 80% या 85%, बाकी फारसी, थोड़ी सी अरबी, बहुत ज़रा सी तुर्की और कुछ और इधर उधर के लफ्ज़ों से। तो ये कॉम्बिनेशन जो है, ये उससे फ्लेवर पैदा होता है, फारसी के टच से और अपभ्रंश से। तो ये संस्कृत का एक वर्जन है जो तद्भव लफ्ज़ों से बन के और फारसी से मिल के ये एक बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है और बहुत बड़ा नशा तैयार होता है। बिल्कुल। तो दारिन साहब, ये जो दास्तान गोई इतनी पॉपुलर हुई है, आप लोग उसको परफॉर्म करते हैं जगह जगह, इतना लोग देखने को आते हैं, तो इसको किस तरह से हम देखें? दास्तान गोई ने उर्दू को पॉपुलरिटी दिलाने की दिशा में काम किया है, या लोग उर्दू की तरफ खिंचे आ रहे थे और उस ऐसे समय में दास्तान गोई भी आ गई तो और उसकी तरफ आकर्षण बढ़ गया, या दोनों फिनोमेना साथ साथ चल रही थी? जी, दास्तान गोई के साथ मामला ये है कि वो एक तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है, और जो कहानी इतनी पावरफुल है कि वो एक बार शुरू हो जाए तो चाहे लफ्ज समझ में आए या ना आए, थोड़ा बहुत समझ में आती रहे, अगर कहीं सिरा पकड़ा हुआ है कहानी सुनने वाले ने तो वो बंध जाते हैं। तो दास्तान गोई की तो खासियत ये है। पर्शियनाइज्ड उर्दू में जो दास्तानें हैं, दास्तान अमीर हमजा या तिलिस्म होशरुबा, उसे देखने के लिए भी भीड़ उमड़ती है तो ताज्जुब होता है। और उससे ज्यादा ताज्जुब तब होता है जब हम शो के बाद उनसे पूछते हैं, दर्शकों से पूछते हैं कि कैसा लगा आपको, तो वो कहते हैं कि बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मजा आया, बड़ी अच्छी कहानी सुनाई आपने। हम फिर पूछते हैं कि समझ में आया आपको, ये बड़ी अच्छी बात है। बोला हाँ, सब समझ में आ गया। हालांकि वो पर्शियनाइज्ड उर्दू है, लेकिन साउंड उसका इतना अच्छा है, उसमें इतनी कशिश है
जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं बार बार, कि वो फिर अगर आपने एक बार सिरा पकड़ लिया तो उसे समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती है। जैसे हिंदी बोलने वाला या पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार का रहने वाला बांग्ला को बड़ी अच्छी तरह से समझ सकता है, बहुत अच्छी तरह से नहीं, लेकिन इतना समझ लेता है कि उसे समझ में आ जाए क्या कहना चाह रहा है बोलने वाला, उसे समझ में आ जाता है। उसी तरह से पंजाबी जबान के साथ भी मामला है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उसके आसपास रहने वाले जो लोग हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास रहने वाले जो लोग हैं, वो पंजाबी ज्यादातर समझ सकते हैं। तो दास्तानों के साथ ये मामला है कि उसमें म्यूजिकलिटी इतनी अच्छी है और कहानी का जो प्लॉट है और जो नैरेटिव है वो इतना जबरदस्त है, इतना ताकतवर है कि वो तो कहीं जा नहीं सकते। और लगातार उसमें उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। जब लगता है कि इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है। शाह साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक 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 धारणा बना दी गई थी कि ये उर्दू मतलब मुसलमानों की भाषा है, वो मुसलमान ही उसमें शायरी करते हैं। ये हालांकि भ्रम था। हम अगर इतिहास में जाएंगे तो जाने कितने ऐसे शायर लेखक मिलेंगे जो उर्दू में, प्रेमचंद ने उर्दू से लिखना शुरू किया। लेकिन क्या आज इस पैमाने पर गैर मुस्लिम लिखने में आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं उर्दू शायरी में या उर्दू के लेखन में, कि इसने इस दीवार को भी तोड़ने का काम किया है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि भाई के हर जबान को किसी ना किसी तबके के साथ जोड़ दिया जाता है कि साहब ये फलां की जबान है, ये फलां की जबान है, पंजाबी सिखों की जबान है, उर्दू मुसलमानों की जबान है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जबान उसकी होती है जो बोलना जानता है, जो उसको बरतने का हुनर जानता है ना। अब देखिए, जब पंजाब में हर सिख तो पंजाबी नहीं बोलता। आप किसी से बात कीजिए, आप भी यहाँ रहते हैं, आप किसी से बात करिए वो पंजाबी में बात करेगा। तो जबान तो किसी मजहब की नहीं है, किसी तबके की नहीं। अब यह है कि आपकी दिलचस्पी है किसी जबान में तो आप उसको सीखते हैं, कितनी शिद्दत से सीखते हैं, कैसे उसको आप बरतते हैं उस जबान को, तो ये बड़ी बात है। तो इसमें कोई ये जरूरी नहीं कि आप, अब जैसे मछली का बच्चा पानी में पैदा होता है तो उसको लगता है कि पूरा समंदर मेरा है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पानी में कूद के हाथ पैर मार के उस मछली से तेज तैरना शुरू कर देते हैं। तो ये जज्बा आपके अंदर होना चाहिए कुछ सीखने का। तो दुनिया की कोई भी जबान हो, आपकी अपनी जबान है। जी, एक छोटा सा सवाल है फरहत साहब, अंत में आपसे, समय कम है, मैं छोटी सी टिप्पणी आपसे चाहूंगा कि क्या उर्दू और ज्यादा आम फहम हो गई है, अरबी फारसी उसमें कम हो गई है, इसलिए अब लोगों को लगता है कि हाँ अब इसे हम आसानी से बरत सकते हैं, इसलिए वो ज्यादा स्वीकार्य हो गई है, ज्यादा कबूल की जा रही है, ज्यादा पसंद की जा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए कि उस्ताद दहलवी कह गए हैं कि जिसमें उर्दू वही है जिसमें फारसी का रंग न हो, मतलब फारसी बेस न हो। वो फारसी लफ्ज तो आएंगे उसमें जितने भी उर्दू जबान में है, लेकिन वो फारसी पर बेस न हो। उर्दू की अलग पहचान है फारसी और अरबी के मुकाबले में। तो अब जो है वो चूंकि बहुत बड़े पैमाने पे इस्तेमाल हुई है, जबान हो रही है, तो उसमें आम फहम होना उसका और दूसरों तक पहुंचना ये मुमकिन हो सका है। और दूसरी तरफ ये भी है कि जैसे नारायण कह रहे थे कि फारसी जो साउंड सिस्टम है उसमें, उसके अल्फाज में, उसमें अपनी अब एक कशिश होती है। उसमें नर्म लहजे वाली और खूबसूरत आवाज़ें, तो वो कुछ लोग हैं नौजवान हमारे, वो बहुत बड़े पैमाने पे कोशिश करते हैं कि फारसी लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाए। हालांकि मैं उनको मना करता हूँ कि क्योंकि फारसी आपकी ज़बान है नहीं, तो आप पूरी तरह से चंद लफ्ज़ तो आप पकड़ लेंगे, लेकिन जब उसके बराबर वाले लफ्ज़ लाने की कोशिश करेंगे तो फंसेंगे आप वहाँ पर। लेकिन आप पे ज़बान जो होती है शायरी के लिए, उसके बहुत बड़े इलाके पे आपका कब्जा होना चाहिए, तब जाके आप लफ्ज़ों को आसानी से वो अवेलेबल होते हैं लफ्ज़। तो ये है, लेकिन आम फहम हो रही है ज़बान और दूर तक उसकी मार जो है वो दूर तक है। और दूसरी जो बात जो आपने अभी कही थी शाह साहब से पूछा था, तो वो मैं तो जगह जगह ये बात कहता हूँ कि अब बहुत जल्द ये सवाल पैदा हो जाएगा कि ये असल मालिक उर्दू का कौन है।
तो अब जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर मुसलमानों ने ये समझ लिया था कि हम इस ज़बान के मालिक हैं, हम चाहे जैसा सलूक करें इसके साथ, क्योंकि वही सलूक करें जो अपनी बीवियों के साथ करते हैं, तो अब ये नहीं चलने वाला। ये ज़बान जो है, जो बोलता है, जो उसको अख्तियार करता है, वो उसकी ज़बान है। ज़बान किसी की जागीर नहीं है। तो अब हम जिस तेज़ी से ये नए लोग आ रहे हैं उर्दू की तरफ, तो मुझे ये लगता है कि आइंदा 10-20 साल में ये सवाल पैदा होगा कि ये ज़बान उर्दू वाला है कौन असल। और मैं उस दिन खुश हूँगा कि मतलब नए जहन, तवाना और नए खून से भरे हुए सोच दिल वाले और दिमाग वाले वो उर्दू अख्तियार कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको क्रिएटिवली इस्तेमाल कर रहे जी, यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा मुकेश, अगर इजाजत हो तो। जैसा फरद एहसास साहब ने कहा कि जो म्यूजिकलिटी है, जो साउंड जो है उर्दू का, वो बहुत अट्रैक्ट करता है। फ्रेंच जो लैंग्वेज है या मुख्तलिफ यूरोपियन जो लैंग्वेजेस हैं, उसमें जो साउंड्स हैं वो सब उर्दू में मौजूद है। अरबिक और पर्शियन के तो हैं ही, लेकिन फ्रेंच, खासतौर से फ्रेंच बोलने वाला कोई भी शख्स जो है वो बड़ी आसानी से उर्दू बोल लेता है, या उर्दू बोलने वाला कोई भी शख्स फ्रेंच के जो साउंड्स हैं उसे बड़ी आसानी से कैप्चर करता है। तो मैं यूनिवर्सलिटी की बात कर रहा था, उसकी वजह ये थी। दूसरी वजह जो है यूनिवर्सलिटी की है वो ये है कि ये एक मोहब्बत की जबान भी बन गई है, और ये आज से नहीं, बड़े जमाने से मोहब्बत की जबान है। शायद इसलिए युवा वर्ग हमेशा इससे अट्रैक्टेड रहा है, और सोशल मीडिया पे, चाहे इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या फेसबुक हो या और भी जो दूसरे माध्यम हैं, उस पे अब तो दारिन साहब, मैं आपसे 200% सहमत हूँ। देखिए, संस्कृत का भी साउंड बहुत अच्छा है, बहुत सुनने में कई बार अच्छा लगती है, लेकिन वो भाषा कभी प्रेम की भाषा नहीं बन पाई, इश्क की भाषा नहीं बन पाई। और मतलब मुश्किल वो भी है सीखना, बहुत ज्यादा मुश्किल है, उसको नहीं सीख रहे हैं लोग। वो पॉपुलर नहीं हो रही क्योंकि एक उसकी जो उस पर दावेदारी है कुछ जातियों ने करके रख ली है, वो उसको लोगों तक जाने नहीं दिया गया। उर्दू के साथ देवताओं की भाषा बना के रख दिया उसको। डिस्टर्ब करेंगे। हम कहते हैं कि दो लफ्ज हैं। संस्कृत जो है वो जलाली जबान है और फारसी जो है वो जमाली जबान है। मतलब आप यहाँ पर होता है ना कि आप जैसे इंटीमेट मोमेंट्स में अगर अपने माशूक के साथ आप बात कर रहे हो, तो बहुत संस्कृताइज्ड लैंग्वेज में आपके लिए बहुत मुश्किल होगा अपने जज्बात का इजहार करना। या तो वो माहौल पूरा हो जिसमें संस्कृत में ही हम बात कर रहे हो, और तो वो बिल्कुल अलग माहौल होगा। लेकिन यहाँ पर मिला जुला जो संस्कृत के तत्सम शब्द जो हैं वो अपभ्रंश के साथ और दूसरे जबानों के साथ मेल नहीं खाते, जैसे हम कहते हैं जेल नहीं करते। तो यही मसला हो गया है कि या तो हम तो चाहते हैं कि संस्कृत में शायरी शुरू हो, और इसलिए कि बहुत ग्रैंडर है संस्कृत की साउंड सिस्टम जो है, बहुत ग्रैंडर है उसमें, और बहुत रोब है, दबदबा है उसके अंदर। तो अब हम संस्कृत के श्लोक जो हमको थोड़े बहुत याद हैं, तो उसमें रवानी इतनी जबरदस्त है और वो सारी चीजें हैं। तो पता नहीं क्यों संस्कृत की तरफ नहीं जा रहे हैं लोग, डरते हैं या क्या है, ग्रामर थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन वो होना चाहिए। नहीं, उसमें प्रेम की शायरी नहीं हो सकती ना, प्रेम नहीं है उसमें। मैं बहुत सहमत हूँ दानिश साहब, प्रेम की जुबान नहीं होगी तो लोग क्यों उसकी तरफ जाएंगे। वो ज्ञान की जुबान हो सकती है, लेकिन प्रेम की जुबान नहीं बन पाई। दिक्कत तो मैं जैसे सोशल मीडिया की बात कर रहा था ना, जी बात लंबी हो रही है, समय भी निकल रहा है। मैं दानिश साहब से निवेदन करूंगा कि संक्षेप में बात अपनी रखें, फिर हम वाइंड अप करें। जी मुकेश जी, मैं ये कह रहा था, मैं लगातार सोशल मीडिया पे देख रहा हूं, एक अनटोल्ड लव्स करके हैंडल है इंस्टाग्राम पे, अनटोल्ड लव्स। तो इस पे अगर आप जाएंगे, उर्दू लव्स भी एक हैंडल है। इस तरह के बहुत सारे, एक मैं ताबिरा नाम की लड़की है 24 साल की, वो तमाम गजल के जो गजल लिखने के लिए, गजल को समझने के लिए, गजल की जो टर्मिनोलॉजी है, गजल के अंदर जो ग्रामर है उसका,
मीटर क्या है, रदीफ क्या है, काफिया क्या है, वो समझाती हैं और एक शेर पढ़ती हैं। उनका ये कहना है कि ब्रेविटी ऑफ लैंग्वेज जो है वो उन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है। उर्दू की जो ब्रेविटी है, कम शब्दों में अधिक बात कह देना, तो वो भी एक वजह है। जैसे एक छोटी सी नज्म किसी ने पोस्ट की है, अगर इजाजत हो तो मैं सुनाऊं। जी प्लीज। अब ये देखिए, ये उर्दू है कि हिंदी है, अब आप खुद ही डिसाइड कीजिए। ये आसमां, रात, सितारे, बरसात, हूल, इंतजार, सुकून और आराम, मेरी भाषा में ये सब तुम्हारे ही तो नाम है। इसमें सिर्फ एक हिंदी का शब्द है, भाषा। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, इस तरह की चीजें जी। लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। और वैसे वैसे जी, दानिश भाई, हिंदी क्या है इसको लेकर भी बड़ा विवाद है। आपने कहा इस पूरी नज्म में एक ही शब्द हिंदी है, मैं तो इसे जी। हिंदी की कविता मानकर सुन रहा हूँ। हाँ हाँ, इसलिए कि ये असल में आप इस पे एक डिस्कशन करवाइएगा। लेकिन 18वीं सदी के शुरू में प्री मीर जो पीरियड की शायरी है, उसमें तो 70% हिंदी के लफ्ज हैं। जी नाजी और फायज और हातिम, आबरू, 50 शायर हैं जिन्होंने सजन और बालम और और जो श्रीजन पाकिस्तान और में आजकल सारे शायरी हो रही है उसमें देखिए कि हिंदी के अल्फाज बहुत 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 इस्तेमाल किए जा बहुत रहे हैं। इस्तेमाल करते थे। मतलब 18वीं सेंचुरी जब ये जबान बन रही थी, तो बिल्कुल। हम अभी लोगों से कहते हैं कि हमें दोबारा उसी पॉइंट पर जाना चाहिए जहां पे जबान बन रही थी, रेस्ता की तरफ। तो उर्दू से चल के रेस्ता बिल्कुल की सही तरफ जाइए और नई जबान के नए अल्फाज, नई जबानों के जो उर्दू के में जेल कर जाएं, उनसे मेल खा जाएं, तो उनको कबूल किया जाए। अवधी के, ब्रज के, मैंने बहुत से अपने शायरी में अवधी के लफ्ज इस्तेमाल किए। तो ये जरूरत है इस वक्त। बिल्कुल। बहुत ही शानदार बातचीत हुई। मुझे लगता है ये बातचीत तो और भी लंबी चल सकती है, चलती रह सकती है बल्कि, लेकिन हम इस पर बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस बातचीत के लिए आपका आप भी सबका। शुक्रिया, आपने मौका धन्यवाद। दिया। हिंदी का मध्य वर्ग एक समय प्रगतिशील, बौद्धिक नेतृत्व प्रदान करने वाला और रचना धर्मी हुआ करता था, मगर हाल के वर्षों में वो अंधभक्तों की जमात में शामिल हो गया है। नतीजतन हिंदी जगत जड़ता का शिकार हो रहा है, उसमें प्रतिगामिता बढ़ती जा रही है। वरिष्ठ कवि एवं चिंतक अशोक वाजपेयी आज अपने स्तंभ दूसरी आवाज में मध्य वर्ग के इसी महापतन को रेखांकित कर रहे हैं। तो देखते हैं दूसरी आवाज। नमस्कार। आज हम दूसरी आवाज में मध्य वर्ग की कुछ विडंबनाओं पर बात करेंगे। हिंदी मध्य वर्ग, जो देश का सबसे बड़ा मध्य वर्ग, ये मध्य वर्ग ऐसा है जिससे अनेक क्रांतिकारी, सृजन धर्मी, वैचारिक, नवाचार करने वाले लोग भी आते हैं, पर उनकी संख्या जाहिर है कि बहुत कम होती है। आज ये मध्य वर्ग इस कदर अंधभक्त हो गया है कि वो सृजनात्मकता की, प्रश्नवाचकता की, प्रश्नांकन की, बहस की, संवाद की सारी संभावनाएं एक तरह से नष्ट करने पर उतारू है। और इतना तमाशबीन, तमाशेबाज, अपनी मातृभाषाओं से दूर जाता हुआ मध्य वर्ग है ये। हिंदी मध्य वर्ग में साफ सुथरी हिंदी बोलना कोई आवश्यक लक्ष्य नहीं माना जाता। और हालत यह है कि सार्वजनिक जीवन में हिंदी इस समय गाली गलौज, झगड़े, तमाशे, लांछन,
नफरत और झूठ की भाषा बनती जा रही है। इस भाषा में जो साहित्य लिखा जा रहा है और पहले भी जो लिखा गया है, उससे इस मध्य वर्ग का रिश्ता लगातार टूट रहा है। इसमें साहित्य का दोष उतना नहीं है जितना मध्य वर्ग की अपनी आकांक्षाओं पर इस साहित्य के खरा न उतरने की बात है। ये साहित्य संभवतः मनुष्यता के अधिक उदात्त रूप पेश करना चाहता है या उद्वेलित करना चाहता है। वो प्रेम, सद्भाव, सच्चाई से निकटता, सच्चाई की विडंबनाओं को सामने लाना चाहता है। वो अंतर विरोधों और कई किस्म की उलझनों को हमारे सामने रखना चाहता है। और ये सब इस मध्य वर्ग को असुरक्षाकारी लगते हैं। वो जो सुरक्षा कामिता में गिरफ्तार है, उससे ये सब अप्रासंगिक लगते हैं। ये विचित्र बात है कि छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 3 बरस की भी नहीं हुई है, अपनी मातृभाषा नहीं बोलते। उनके माता पिता उनसे अंग्रेजी में बात करते हैं। किसी तरह की आत्मीयता जो भाषा अपनी मातृभाषा से आती है, वो धीरे धीरे घट रही है और एक तरह का उपकरणवादी संबंध माता पिता आदि में भी बन रहा है, माता पिता और बच्चों में बन रहा है। इसको लेकर जो हमारी बुनियादी मानवीयता है, यही मध्य वर्ग है जिसने इतिहास, संस्कृति, पांडित्य, विद्वत्ता, सृजनात्मकता, साहित्य, कलाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यही मध्य वर्ग है जो एक जमाने में अग्रगामी पत्रिकाएं जैसे सरस्वती आदि पढ़ता था। अब वही मध्य वर्ग पुस्तकों से भाग चुका मध्य वर्ग है और अंग्रेजी में लिखे जा रहे भारतीय सस्ते साहित्य का बहुत बड़ा समर्थक वर्ग है। ये मध्य वर्ग लोकतंत्र की भी रत्ती भर परवाह नहीं करता, वोट जरूर देता है, लेकिन वो किसी अधिनायक द्वारा शासित होने को कतई बुरा नहीं मानेगा। इसलिए मुझे लगता है कि हिंदी मध्य वर्ग इस समय हिंदी साहित्य, हिंदी की जाति संस्कृति, हिंदी भाषा के संस्कार से विश्वासघात करता हुआ मध्य वर्ग है। और हमें सबसे अधिक खतरा, हमें मतलब भारतीयता और हिंदी होने को सबसे बड़ा खतरा इसी मध्य वर्ग से है। और इसी मध्य वर्ग की एक विचित्र आकांक्षा को बल दे रहा है आज का निजाम, जो एक सतही, नकली और लगभग स्मृतिहीन हिंदी को दूसरों पर लादने की कोशिश कर रहा है। वो हिंदी जिसका उसके साहित्य, उसकी परंपरा से कोई संबंध नहीं है, जो बहुत ही अटपटी और नकली है और जिसमें बेवजह एक तरह की बारीकी से बचने की कोशिश। ऐसा मुकाम है जब हमको इस स्थिति पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। साहित्य, सिनेमा, राजनीति, हर जगह किसानों और गांवों को महिमा मंडित किया जाता है।
मगर कहीं ये किसी साजिश के तहत तो नहीं किया जाता? कहीं किसानों को भोला बाला बेचारा इसलिए तो नहीं बताया जाता कि वो विकास की मांग न करें, अपने अधिकारों की लड़ाई न लड़ें? जाने माने व्यंग्यकार ज्ञान चतुर्वेदी आज अपने स्तंभ में किसानों की इसी छवि से पैदा हुई विडंबना पर व्यंग कर रहे हैं। तो देखते हैं ना काहू से बैर। तो मित्रों, आज एक बहुत छोटी पर बड़ी महत्वपूर्ण बात जिस रचना में कही वो पढ़ता हूँ। एक छोटी रचना है, किसान और ग्राम्य जीवन और आहा, ये इसका नाम है। और सुनिए, मैं चश्मा उतार दूँ जी। ऐसा लगता है कि इस देश में केवल किसान ही परिश्रम करता है, उसके सिवा देश में जो भी है हराम की खा रहा है। किसान को लेकर एक हवा बांधी गई है, हवा बंधी भी है। राजनीति से लेकर साहित्य तक में ये कहने की परंपरा है कि बेचारा किसान, बेचारा किसान। यदि आपको अपनी दुकान राजनीति, कविता, कहानी या संस्कृति के बाजार में चलानी है तो किसान को इसी तरह से गौरवान्वित करना होगा आपको। अन्नदाता, मीडिया में, सब जगह किसान की यही इमेज है और यही बिकती है, यही मंडी में बिकाऊ है। शेष रहे हम सब जो दुर्भाग्यवश या संयोगवश किसान नहीं है या नहीं हो पाए, वे सब कमीने हैं, दुष्ट हैं, कामचोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं, शोषक हैं, मुफ्त की तोड़ रहे हैं और सदा ही किसान को बेवकूफ़ बनाने की नई नई तरकीबें ईजाद करने में संलग्न लोग हैं। ऐसा लोग सोचते हैं, ऐसा कहते हैं, सोचते नहीं कहते हैं। एक ऐसी भव्य तस्वीर भारतीय किसान की हमने तैयार की है जिसे देखकर हम सब शेष लोग जो हैं वो हीनता बोध से हमको भर जाना चाहिए। भरते नहीं है, हमारा कमीनापन है, हम भरते नहीं है। और एक और है, हमने गांव की बहुत इमेज बनाई है। किसान गांव में रहता है, ये आपको पता होगा, क्योंकि शहर में तो सड़क पर हल चलाना तो संभव नहीं है, गांव में ही संभव है। हम गांव के लेकर बड़े भावुक लोग हैं, बड़े भावुक और कल्पनाशील हैं। गांव का जिक्र भर आ जाए कहीं, आदमी भावुक हो जाता है। आहा, ग्राम जीवन भी क्या है, कहता है कभी। अरे यार, कभी गांव में रहकर तो देखो बेटा, और फिर बताना कि ग्राम जीवन में कैसा मजा आया। हम तो गांव वाले लोग हैं, जानते हैं। अकल ठिकाने लग जाएगी 2 दिन में। शहर में बैठकर लिख लो जो लिखना है, फैला दो भ्रम कि आहा ग्राम जीवन भी क्या है, फैला दो भ्रम कि गांव के मायने प्रकृति की सलोनी गोद, शस्य श्यामला धरती, लहराते खेत, गांव की गोरियां, पनघट, रेहट पर बहता शीतल जल और पक पक करती चक्की, और इन सब के बीच बैठा हुआ भोला भाला किसान। ये हमारे भ्रम का गांव, ये हमारे भ्रम का किसान, हमारे सपनों, कविता, कहानी, नेतागिरी और अफवाहों का गांव और अफवाहों का किसान। तभी तो कभी कहता है, आहा ग्राम जीवन भी क्या है। पर वस्तु स्थिति में किसान ऐसा नहीं है। किसान भी एक दूसरे किसान की जमीन चाप रहा है। किसान दूसरे किसान को जूते पड़वाने के लिए थानेदार साहब के घर घी पहुंचा रहा है। किसान के गांव में शस्य श्यामला धरती के अलावा गंदा पानी, मच्छर, कीचड़ है। किसान मुकदमेबाजी कर रहा है, किसान गांजा पी रहा है, किसान वो सब कर रहा है जो देश में और लोग कर रहे हैं। ये सब क्या है? पर भ्रम चल रहा है। आहा ग्राम जीवन भी कहा जा रहा है कि किसान का शोषण चल रहा है। मेरा नम्र निवेदन है कि शोषण केवल किसान का नहीं हो रहा, शोषण केवल किसान का नहीं हो रहा। शहरों में जरा सोचिए, शहरों में मजदूरी कर रहे कुली, मजदूर, छोटा दुकानदार, रेहड़ी वाले, पल्लेदार, ठेला खींचने वाले, क्लर्क, रिक्शा चालक, मास्टर, ईमानदार कर्मचारी, ईमानदार अधिकारी, सब जन परेशान है, सबका शोषण होता है और सभी इतने ही बेचारे। ये किसान को लेकर अलग से रोने की जो कला है ना, ये कलाकारी मत करिए, ये मत करिए। फिर मुझे कई बार लगता है कि यह सब किसान के विरुद्ध एक षड्यंत्र तो नहीं? हाँ, मुझे लगता है ये षड्यंत्र है।
कहते रहो किसान बेचारा है, कितना बेचारा है बेटा, कितना भोला है, शोषित होता रहता है बेचारा, चू नहीं करता, ये सब कहते रहो और स्वयं खूब बदमाशी करते रहो। किसान का हक मारते रहो, ऐश करो। किसान रहेगा चुप, अपनी इमेज का मारा है। अब बना दिए ना आप उसके संत वाली छवि, कैसे बोले? अब वो चाहे तो भी बदमाशी नहीं कर सकता, वो चाहे तो भी शोषण के विरुद्ध नहीं बोलेगा, वो तो शोषित बनने के लिए पैदा हुआ है। किसान अनाज उगाएगा, कंकड़ पत्थर मिलाकर बेचेगा व्यापारी। गांव की अमराई, यहाँ की शांति, यहाँ की हरियाली, भाईचारा, पीली सरसों के रंग, इन सब की ऐसी स्वर्गिक प्रशंसा हमने हर कविता, गीत, लेखन, कहानी, भाषण में की है कि अब गांव बेचारा ये मांग करते हुए शर्माता है कि सर थोड़ा सा विकास हमारा भी कर दीजिए, थोड़ा हमको भी ढंग से रहने दीजिए, थोड़ा सड़क हमारे यहाँ, थोड़ी सफाई हमारे यहाँ, थोड़ी बिजली निरंतर हमारे यहाँ। कैसे कहें? अरे यार तुम तो बहुत भोले भाले आदमी हो, अपने भोलेपन के साथ जियो ना। तो ये जो ऐसा कहते हैं लोग कि गांव में तो पहले ही स्वर्ग बिखरा पड़ा है, अब इससे कैसे रोएं? ये तो कह रहे हैं गांव तुम्हारा पहले ही बहुत सुंदर है। तो एक किसान किसान भजना, आखिरी बात, ये किसान किसान भजना, ये आहा ग्राम गांव गांव कहना, आहा ग्राम में जीवन भी क्या है ये कहना, और इसकी गीत गाना, इसकी हवा बांधना, ये एक बड़ी चालाकी का हिस्सा लगता है मेरे को। हो सकता है मैं गलत हूँ, पर जो मुझे लगता है वो मैंने आपसे कहा। और मैं कहना चाहूँगा कि किसान के अलावा भी बहुत से लोग कष्ट में हैं, और वो भी शोषित हैं, और वो भी भोले हो सकते हैं, वो भी ईमानदार हैं, और गांव की हाल बुरी है भाई साहब, तो देखिएगा। धन्यवाद। टोरंटो निवासी मशहूर शायरा सीमा नकवी की शायरी जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है, इसीलिए वो लोगों के दिलों को छूती है। छोटी छोटी चीजों में बड़े मानी खोजना उनकी शायरी की खूबी है। सीमा नकवी आज अपनी ताजा गजलों के साथ हाजिर हैं, तो आइए उनसे सुनते हैं उनकी चंद गजलें। ताना बाना से जुड़े हुए तमाम दोस्तों को मेरा आदाब व तस्लीमात। अपनी चंद गज़ल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। सबसे पहले ताज़ा गज़ल के चंद अशार। फरीबी ज़ात कहो, रमज़े आगही न कहो, फरीबी ज़ात कहो, रमज़े आगही न कहो, गुज़र रही है जो उसको तो ज़िंदगी न कहो। चराग आँख में जलता नहीं भड़कता है, इन आंसुओं को समंदर नहीं सफीना कहो। ये आप वो सुनो, अच्छा चलो मगर छोड़ो, कभी कहा न गया जो वो आज भी न कहो। बहुत ही सादा सा रखा है बंदगी का चलन, बुरा कभी न सुनो और बुरा कभी न कहो। कुछ आंसुओं से मेरा तालमेल भी समझो, जो आंसुओं से रवा है उसे हंसी न कहो। मोहब्बतों का नलो नाम पास तारे जुनू, कोई जो टूट के बिखरे तो आपकी ना कहो। दिलों के बाब में कुछ है बजुस शकीबाई, जो बात कहने की जल्दी है बस वही न कहो। और सुना यही है कि लगती है हर खुशी को नजर, खुशी की बात भी सीमा खुशी खुशी न कहो। हौसले गम से लड़ गए मेरे, अश्क मुश्किल में पड़ गए मेरे, मैंने हिजरत का बीज क्या बोया, पाँव जड़ से उखड़ गए मेरे। और एक घड़ा टूट क्या गया मेरा, लोग अफसाने घड़ गए मेरे, सब रफूगर किधर गए सीमा, जख्म फिर से उधड़ गए मेरे।
जख्म फिर से उधड़ गए मेरे। एक और गजल के चंद अशार। एक मंजर में कई बार उसे देख के देख, एक मंजर में कई बार उसे देख के देख, देखना है तो लगातार उसे देख के देख। कोई सूरज से मिला पाता है कब तक आंखें, फिर भी एक बार लगातार उसे देख के देख। और ये खुली आंख का मंजर ही नहीं है मेरी जान, ये खुली आंख का मंजर ही नहीं है मेरी जान। बंद आंखों से भी एक बार उसे देख के देख। बर्फ आंखों में लिए दूर खड़े शख्स की खैर, कैसे जलने लगे रुखसार उसे देख के देख। कोई दालान से जुगनू ना इधर आ निकले, ख्वाब हो जाए न बेदार उसे देख के देख। और देखते देखते क्या कुछ नजर आने लग जाए, आईना खाने के उस पार उसे देख के देख। और है यकीन चाल सितारों की बदल जाएगी, एक दिन सुबह का अखबार उसे देख के देख। और लम्हे जिस नाम की तस्बीह उसे सुन के तो सुन, आंख जिसकी है तलबगार उसे देख के देख। एक और गजल की चंद अशार। उफक पे होने को है कारगाहे हस्त की शाम, उफक पे होने को है कारगाहे हस्त की शाम। बस एक दम की मसाफत पे रह गया है क़याम, बस एक दम की मुसाफत पे रह गया है क़याम। ये ख़त्म शुद से ज़रा देर पहले का है मकाम, गुजरते जाते हैं किरदार सारे नाम बनाम। और हमारे बाद भी कोई दिए जलाएगा, हमारे बाद भी कोई दिए जलाएगा, इसीलिए तो सरी राह चल रहे हैं मदाम। और ये एक दुख है जो सारे गमों पे भारी है, ज़मीं पे छोड़ के जाते हैं विरसाए आलाम। हम अहले दिल हैं, मोहब्बत हमारा कलमा है, जभी तो जिससे किया प्यार से किया है कलाम। और निगाह तक में तो बेतनाई थी सीमा, तो क्या ये भूले से आते रहे दुआ सलाम। एक आब सुर्ख है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, लहू के बहता है करता कराता कुछ भी नहीं। ये कारगाहे हवस है, यहाँ पे हिज्र विसाल, फरेब इश्क है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क़िताल, जुल्म, अंधेरा, कदम कदम कोई खौफ, ये सब तो है मगर ऐसा ज्यादा कुछ भी नहीं। खुद अपने वास्ते उठता है जब भी उठता है, हमारे दर्द को तुमसे इलाका कुछ भी नहीं। ये इत्मीनान मोहब्बत ने तेरी बख्शा है, यकीन करके हमें आता जाता कुछ भी नहीं। और बस इतनी दूर रहो खुशनुमा नजर आओ, करीब से तो बहुत हमको भाता कुछ भी नहीं। और एक इत्मीनान है सीमा कि खुद सलामत हैं, एक इत्मीनान है सीमा कि खुद सलामत हैं। कोई जिए मरे अपना तो जाता कुछ भी नहीं। एक आब सुर्ख है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, लहू के बहता है करता कराता कुछ भी नहीं। ताना बाना में आज बस इतना ही। आज का अंक आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें tanabaana@sathindi.com पर भेज सकते हैं। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले रविवार को मैं फिर हाजिर होऊंगा ताना बाना के नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।